नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, उसमें क्या लेकर आया हूं पहले वो बता दूं जल्दी से। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अब आप कहेंगे दुनिया का प्रधानमंत्री, ये कैसे संभव है, ये क्या है? इसका चैप्टर खोलूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। कमरा लॉक करके क्यों बैठ गए हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, आज इसके बारे में भी बात होगी। अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए कांग्रेस का नेहरू चैप्टर लेकर आया हूं। इतिहास के पन्नों से बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गहलोत को यकीन है क्या कि गांधी परिवार धोखा दे ही देगा? इसकी बात क्यों कर रहा हूं यह भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। राजस्थान संकट पर रास्ता निकालने के लिए कांग्रेस में अब से कुछ देर पहले बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ, के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका वाड्रा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में पीछे हो गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने जाने पर राजी नहीं थे। इससे पहले कल राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने सचिन पायलट को नया सीएम चुनने से इनकार कर दिया था और गहलोत के समर्थन में 92 विधायकों ने इस्तीफा देने का दावा किया था। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी केस की सुनवाई को रोकने की मांग की गई थी। इस बीच हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा मस्जिद परिसर में जाने की इजाजत की मांग कर रहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए। आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वो जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। आबे के अंतिम संस्कार में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 8 जुलाई को चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। पार्टी का नाम का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के झंडे में 3 रंग हैं और ये जनसेवा के लिए। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे, ये कह दिया था, तो अब पार्टी बना ली है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर आज गुजरात पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा शाह ने साणंद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। गुजरात में नवंबर दिसंबर में चुनाव है। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गुजरात में है। गुजरात के बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंचे मनीष सिसोदिया के सामने लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जैकलीन पर ठग चंद्रशेखर से लग्जरी कारें और गिफ्ट लेने के आरोप हैं और इस सिलसिले में ईडी कई बार जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अभी जेल में ही रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मामले में भ्रष्टाचार का आरोप है। अमानतुल्लाह खान को 16 दिसंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। दिन भर की सारी बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया। कोई खबर आपसे मिस नहीं होती, इसलिए पाठशाला में। और अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें 2024 में पीएम मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इसका चैप्टर लेकर आया हूं। दो 2024 की चर्चा देश में बहुत होती है। 2024 में भारत में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे होगी, वगैरह वगैरह। आज हम कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की लड़ाई किसी नीतीश कुमार से नहीं होगी, किसी राहुल गांधी से नहीं है, किसी ममता बनर्जी से भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की लड़ाई किसी पहले, दूसरे, तीसरे मोर्चे से भी नहीं है। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की लड़ाई दुनिया के बाकी नेताओं से है। जो बाइडेन से है, शी जिनपिंग से है, पुतिन से है। मोदी की लड़ाई उन सभी देशों से है जो खुद को ताकतवर मानते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में मनमानी करते हैं कि हमारी चलेगी, ये कौन होता है बोलने वाला, वगैरह वगैरह, जो इतने साल से उन्होंने चलाया। ये वो नेता हैं जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और इसके लिए कई बार आपस में भी भिड़ जाते हैं। लेकिन अब दुनिया नरेंद्र मोदी में नया वर्ल्ड लीडर देख रही है। भारत को
सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देख रही है और उसमें नरेंद्र मोदी का जो योगदान है उसको एक्सेप्ट कर रही है। यहां भले लोग कहते रह जाएं नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी को देश चलाना नहीं आता, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, नरेंद्र मोदी उसके बावजूद यहां तो चुनाव जीत ही रहे हैं। लेकिन दुनिया में भारत की और उस भारत के माध्यम से अपनी जो छवि है उसको कैसे मजबूत उन्होंने किया है वो आज आपको बताता हूं। कमजोर देश ये खुलकर कह रहे हैं कि जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो भारत ने उनकी मदद की। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी भारत की ताकत को मान रहे हैं और पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी क्या 2024 में दुनिया के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दुनिया के प्रधानमंत्री शब्द आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, ये क्या है, दुनिया का प्रधानमंत्री कोई कैसा हो सकता है, ऐसा कोई पद होता नहीं है। लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि जैसे देश का प्रधानमंत्री देश को लीड करता है वैसे दुनिया का प्रधानमंत्री दुनिया को लीड करेगा। और एक जमाने में अगर आप इसको समझेंगे तो दुनिया का को लीड करने वाला दुनिया का प्रधानमंत्री कभी अमेरिका था, कभी चीन किसी दौर में होगा, कभी रशिया रहा, कभी ये मिलजुल कर एक तरीके से आप कहिए जैसे मिलीजुली सरकार टाइप का माहौल रहा। और अब वो दौर आ रहा है कि भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा और दुनिया के प्रधानमंत्री यानी दुनिया को लीड करने वाले नेता कोई होंगे तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। और इसको कहने की वजह आपको बताता हूं। बतौर भारतीय आपको यह गर्व होना चाहिए सुनकर। आपको दुनिया के अलग अलग नेता क्या कहते हैं वो सुनवाऊं, उससे पहले दुनिया के एक बड़े डिप्लोमेट की बात बताता हूं। जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ दिन पहले लिखी, सिर्फ कही नहीं बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। और यह डिप्लोमेट है जॉन मैकार्थी, जो भारत, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रह चुके हैं। बहुत रिस्पेक्टेड नेता है। उन्होंने लिखा है कि समरकंद में मोदी विजयी बनकर निकले। आप उन्हें नापसंद करते हैं तो करते रहिए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स की समझ के आधार पर कह रहा हूं कि उन्हें हराना मुश्किल है। मतलब जैसे इंडिया में नहीं कहते कि अरे आपको मोदी से नफरत है तो होगी, लेकिन मोदी जीत रहे हैं, पब्लिक के बीच में माहौल है, वैसे दुनिया में कह रहे हैं वो कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद आए ना आए, लेकिन वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने समरकंद में शी जिनपिंग को इग्नोर किया तो उन्हें पता था कि उनके वोटर इससे नाराज नहीं होंगे और क्वाड के पार्टनर भी इससे सहमत रहेंगे। मतलब डिप्लोमेसी है। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वो तारीफ कर रहे हैं। भारत की बहुसंख्यक आबादी चीन को पसंद नहीं करती, ये नरेंद्र मोदी यहां के लिहाज से भी समझ रहे हैं। और क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, वहां भी देशों को पसंद आएगा, ये उनको समझ में आ रहा है। यही मैकार्थी अपने लेख में आगे लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते हुए जियोपॉलिटिकल ताकत है। एससीओ की बैठक में दुनिया का ध्यान पुतिन पे था, जिनपिंग पर था कि इनकी बैठक में क्या होगा, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जो एससीओ की बैठक में ज्यादा मजबूती और ज्यादा अथॉरिटी के साथ सामने आए। मतलब जो कहा वो पूरे दम से कहा। लोग जिनपिंग और पुतिन की तरफ देख रहे थे। बाइडेन से क्या होना है नहीं होना इसकी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन एससीओ में तो पुतिन और जिनपिंग की तरफ थी नजर। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पावरफुल दिखे, क्योंकि मोदी ने पुतिन से साफ कह दिया कि बॉस ये युद्ध का दौर नहीं है। मोदी पुतिन की मुलाकात ये बताती है कि भारत की नीति कितनी बदल गई है। अब आप सोचिए कि जिस एससीओ समिट में पुतिन है, जिस एससीओ समिट में जिनपिंग है, जिस समिट में दुनिया भर का मीडिया पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग के बारे में फोकस कर रहा है, क्या होगा, क्या बोलेंगे, नहीं होगा, किस तरह की चर्चा होगी, उस समिट के बाद अब चर्चा किसकी हो रही है? ना पुतिन की ना जिनपिंग की, वो हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और यह बात तो हमने आपको पाठशाला में भी बताई थी कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति यूएन के मंच पर पीएम मोदी की उस बात की तारीफ कर रहे थे जो उन्होंने पुतिन के सामने कह दी थी कि यह युद्ध का समय नहीं है। कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अब सुना जाता है, हमारी राय भी मायने रखती है। और जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका बतौर डिप्लोमेट लंबा करियर है, उन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्री देखे हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो जब वो ये कहते हैं कि अब हमको सुना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं, मानते हैं कि पहले ये ताकत भारत की नहीं थी, अब वो बदल गया है। वो कहते हैं कि अब हमारी राय मायने रखती है दुनिया के लिए, हमारी बड़ी उपलब्धि है और पीएम मोदी की वजह से ऐसा हुआ है। एक बार जयशंकर साहब को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। This UNGA reflects the state of the world.
which is particularly polarized at this moment. And what the state of the world actually reveals in a way is that India matters more. We are a bridge, we are a voice, we are a viewpoint, a channel, and definitely at a time when normal diplomatic country like India, which has so many relationships and such an ability to communicate and to find touch points with different countries and regions. I think I would say I am concluding this week with the sense that India really matters more in this polarized world. विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इस पोलराइज्ड दुनिया में भारत की अहमियत और बढ़ गई है। दुनिया भारत की बात ध्यान से सुन रही है। दुनिया भारत को नई ताकत मान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 वर्ल्ड लीडर की तरफ से देख रही है। और इसकी वजह जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की छवि जो है वो सुपर पावर देश के नेता की तरह स्थापित नहीं हो पाई। आए दिन तो उनके लड़खड़ाने की तस्वीरें वायरल हो जाती है। भाई इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, बात में वो दम नहीं लगता। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, बोलते रह गए, कोशिशें करते रह गए, ऐसा होगा वैसा होगा। वो रूस पर अपने आप को इंपोज नहीं कर पाए। अमेरिका की ताकत क्या रह गई, उनकी क्या ताकत रह गई? लोग हंसते हैं उन पर। फिर पुतिन को देख लीजिए, पुतिन को दुनिया एक मजबूत और ताकतवर नेता मानती है, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। इस युद्ध ने पुतिन की छवि को नुकसान पहुंचाया, और इतना पहुंचाया है ना भाई, भारत तो मजबूत हुआ ही है, लेकिन रूस भी तो कुछ कमजोर हुआ है। और भारत रूस की दोस्ती, मोदी पुतिन की दोस्ती, इसकी चर्चा तो होती है, लेकिन दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया को बर्बाद करते चले जाएं, आप युद्ध लड़ता चले जाएं और भारत चुपचाप बैठेगा कि अरे इसको कौन बोलेगा, ये तो बड़ा देश है। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया मुंह पे, ये लड़ाई का वक्त है। जैसे कहते नहीं है कि ये खेलने का वक्त है, जाओ पढ़ो, वैसे ही ये कह रहे हैं कि लड़ने का वक्त है। जाओ देश दुनिया को बेहतर बनाने में काम करो यार, तुम्हारे चक्कर में सबकी हालत खराब हो गई। फिर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो तो इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। और कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही है, उसका पूरा चैप्टर आपको दिखाया था, कैसे वहां बैंक बंद हो रहे हैं, कैसे लोग सड़क पर उतर आए कि बैंक जो है वो पैसे कैसे नहीं देगा। और अभी बताऊंगा वो शी जिनपिंग कैसे कमरा लॉक करके बैठ गए। पूरी दुनिया के नेता कैसे भारत और मोदी सरकार का लोहा मान रहे हैं, उसके लिए आपको विदेश नेताओं के कुछ बयान सुनाता हूं, जो कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत ग्लोबल लीडर है। From the very outset, the Republic of India was a reliable partner and friend, whose assistance was critical to our pandemic response. Despite its own challenges and responsibilities, as just elucidated by our colleague Hugh, enabled by its advanced pharmaceutical capacity, India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. Maldives applauds the strides that India continues to make in the multilateral sphere and will continue to work alongside our neighbor, our close partner, and our best friend to solve the challenges that face humanity. Cooperation Initiatives was the very first country to provide Antigua and Barbuda with much needed vaccines. So I therefore conclude by thanking India once again for contributing to our preparedness for the pandemic, especially investing more in building health infrastructure and beefing up the health workforce, as well as enhancing our national capacity to manufacture drugs, supply of vaccines, and medical equipment. I seize this opportunity to thank India, which has guaranteed Yemen
an exception from the new grain exporting measures, which shows a great example of Indian constructive role in restoring food availability. यूएन के मंच से लोग खड़े होकर भारत को धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीन के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम भूखे मर जाते, हमारे लोग भूखे मर जाते। नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत ने हमें गेहूं भिजवा दिया, बड़ी मदद कर दी। वैक्सीन उस समय दी जब हमारे यहां लोग रो रहे थे, हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी। अब सब गायब हो गए, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लग गई, सबसे बेहतर ढंग से लग गई। चीन में फिर कोरोना लौट रहा है, भारत में वैसी कोई आपाधापी नहीं मची हुई है, सब गायब हो गए ना। लेकिन वो जो किया, आज लोग खड़े होकर दुनिया में बोल रहे हैं ना कि भारत ने किया, किसी और ने नहीं किया। कुछ लोग इसी बात में खुश थे कि अरब देशों ने कह दिया, नुपुर शर्मा के मामले में ये कह दिया, वो कह दिया। हमने आपको बताया था ना कि कैसे भारत चाहे तो पूरे अरब मुल्क को घुटने पे ले आएगा अगर गेहूं देना बंद कर दे। यमन बोल रहा है ना कि हमारी इतनी मदद की गेहूं देकर। ये है वो ताकत भारत की। और नरेंद्र मोदी, जब ग्लोबल लीडर बनने की बात होती है तो नरेंद्र मोदी का कद नहीं बढ़ता बॉस, इसको समझिए, ये इंडिया का कद बढ़ता है। दुनिया में लोग बोलते हैं इंडिया का पीएम कर रहा है, लोगों को क्या दिखता है यहां हमारे यहां ऑपोजिशन को कि अरे ये नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है। अरे इंडिया का नाम होता है भाई। भारत के ग्लोबल रुतबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत हर बड़े ग्लोबल संगठन का हिस्सा है। आने वाले वक्त में दुनिया के इस बड़े संगठनों की मीटिंग भारत में होने वाली है। अगले साल G20 समिट भारत में होने वाला है। G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से भारत के पास आ रही है। अगले साल SCO समिट भी भारत में होने वाला है। SCO की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी साल दिसंबर में भारत 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बनने वाला है। भारत की धाक को समझने के लिए आप वो तस्वीर याद कीजिए जो इसी साल बहुत वायरल भी हुई थी। ये तस्वीर थी जापान में क्वाड समिट की। तस्वीर में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी के साथ सीढ़ी उतर रहे थे और पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे थे, बाकी नेता उनके पीछे पीछे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी के पीछे चल रहे हैं। और कमोबेश बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े लोगों, उनको लगता है कि इसी तरीके से भारत दुनिया में आगे चल रहा है। और किसके नेतृत्व में चल रहा है? नरेंद्र मोदी के। भारत की धाक ऐसी है कि जो बात पुतिन जैसे नेता से दुनिया का कोई नेता नहीं कह पाता, वो नरेंद्र मोदी पुतिन के मुंह पर कह देते हैं। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका की जमीन पर जाकर अमेरिका को सुना कर आते हैं कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान को F-16 दे रहा है जी, लड़ाकू विमान तुम दे रहे हो, मदद कर रहे हो। ये वहां बैठ के उसके मुंह पर सुना कर आए। पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जो उन्होंने पुतिन के मुंह पर दिया, और फिर आपको एस जयशंकर की वो बात दिखाऊंगा जो अमेरिका की जमीन पर उन्होंने अमेरिका को सुनाई है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के सामने कह दिया, दोस्त हैं, ये भी याद दिला दिया, लेकिन कह दी अपनी बात। इसी तरह से अमेरिका से भी भारत खरी बात कह देता है। फिर चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मामला हो, फिर या रूस से हथियार खरीदने का मामला हो, या फिर अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मदद देने का ऑफर का मामला हो। पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान है जिनके रखरखाव के लिए अमेरिका फिर से मदद कर रहा है। ट्रंप ने जो मदद रोक दी थी उसे बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए फिर से शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसे पाकिस्तान से रिश्ते बनाए रखने में क्या फायदा मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर अमेरिका यह सोचता है कि वो आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को मदद कर रहा है तो ऐसा कह के किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि F-16 जैसे विमान किसके खिलाफ तैनात किए जाएंगे।
सुनिए एक बार जयशंकर को। It's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, not serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continuing. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. अमेरिका में बैठकर अमेरिका को कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री कि बेवकूफ ना बना। दुनिया के मंच पर वही नेता मजबूत माना जाता है ना जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत ग्लोबल लीडर है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों को यह चिंता सता रही कि उनके यहां मंदी आ जाएगी। जहां जहां मंदी आने का डर है उन देशों में अमेरिका है। अमेरिका जैसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये वो 10,000 चीजें कही जाती हैं। अमेरिका के लिए 80% चांस है, 80% चांस कि वहां पर मंदी आ जाएगी। और अब तो लोग कह रहे हैं आना तय है, अमेरिका के अंदर मंदी आने का खतरा 80%। जर्मनी में 2023 में आ जाएगा, इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। 2023 में जर्मनी में मंदी आ जाएगी। यूके में तो मान रहे हैं कि आ गई है मंदी वहां पर। तो जिन देशों की खुद की हालत इतनी खराब है उनको कौन लीड कर सकता है? वो भारत कर सकता है जिसको सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है। रूस, वहां मंदी है, वहां पर भी। चीन, उसके लिए है कि भैया वहां पर 2023 में मंदी आ जाएगी और अभी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं। तो ये हालत है दुनिया के बड़े बड़े देशों की। अमेरिका मंदी, जर्मनी मंदी, यूके, रूस, चीन सब मंदी के कगार पर या तो खड़े हैं या उससे जूझ रहे हैं। और भारत के लिए कहा गया है कि 0% चांस है कि मंदी आएगी। तो जो खुद को संभाल पा रहा है वही तो दुनिया को संभालेगा ना बॉस, और कौन संभालेगा? और इसीलिए नरेंद्र मोदी दुनिया को हो सकता है 2024 तक लीड करें, दुनिया को रास्ता दिखाएं, भारत दुनिया को रास्ता दिखाए, इसकी प्रबल संभावना है। पाठशाला में अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डर का चैप्टर। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। चीन खुद एक महाशक्ति है, इसके बाद भी शी जिनपिंग डरे हुए हैं। डर भी ऐसा कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। हम क्यों कह रहे हैं कि शी जिनपिंग किसी डर में है? ऐसा इसलिए कि जिनपिंग समरकंद से लौटने के बाद 2 हफ्ते से दिखे ही नहीं। एससीओ मीटिंग के दौरान भी तनाव में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टेंशन में है। उस दौरान भी उनका जो एक हिसाब किताब बैठता है जब वो टीवी पर दिखते हैं, स्क्रीन पर दिखते, देखिए कैसे तनाव में लग रहा है। चेहरे के भाव ऐसे रहते हैं लेकिन ऐसे ही नहीं रहते हर वक्त, लेकिन पूरी मीटिंग में ऐसा लग रहा था कि तनाव में। इसके अलावा 3 दिन से तख्ता पलट की खबरें दुनिया भर में फैली हुई हैं, आपने भी सुना होगा। हालांकि शी जिनपिंग के तख्ता पलट की खबरें कहां से आई, पहले यह सुनिए। एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से सनसनी फैला दी। इसका नाम है जेनिफर जेंग। ये एक पत्रकार है, अमेरिका में रहती है। इसने चीन में तख्ता पलट होने की बात कर दी और ट्वीट में लिख दिया कि पीएलए की गाड़ियां बीजिंग की तरफ जा रही हैं। अफवाह यह है कि सीसीपी के सीनियर अधिकारियों ने शी जिनपिंग को पीएलए चीफ के पद से हटा दिया है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इसने ट्वीट कर दिया। अमेरिका में रहती है इसलिए ट्वीट कर पाया, चीन में रहती तो नहीं कर पाती, उठा के इसी को ले जाते, अरेस्ट कर लेते। चीन में तख्ता पलट की खबरों का जब फैक्ट चेक किया तो यह अफवाह साबित हुई, क्योंकि समरकंद से लौटकर जिनपिंग क्वारंटीन में चले गए, ऐसा कहा जा रहा है। क्वारंटीन के कारण सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। नियम बताए जा रहे हैं कि भाई इसी तरह से सबको क्वारंटीन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को भी कर दिया। सरकारी मीडिया में तख्ता पलट की कोई चर्चा नहीं थी। सीसीपी और सेना में लीडरशिप पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजिंग में मार्शल लॉ की घोषणा नहीं की गई।
सीसीपी के किसी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ, बड़े शहरों में अचानक सेना की तैनाती नहीं की गई, विपक्षी नेता नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किए गए। तो मोटे तौर पर जितनी खबरें आई उस हिसाब से यह लग रहा है कि वहां पर तख्ता पलट तो नहीं हो रहा। चाइनीज मीडिया हालांकि कंट्रोल्ड है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी और भी तो संकेत होते हैं, मीडिया खुद ना बताए लेकिन और संकेत होते हैं, उससे भी नहीं लग रहा कि वहां पर जिनपिंग का तख्ता पलट हो रहा है। बावजूद इसके जिनपिंग जो है वो डरे हुए हैं। क्यों भाई? जिनपिंग को हमेशा अपने खिलाफ साजिश होने का डर सताता है, इसलिए वो अपने विरोधियों पर कड़ी नजर रखते हैं। कुछ दिन पहले ही चीन में जिनपिंग के 2 विरोधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 22 सितंबर को पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगुआ को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी की सजा दी गई। फू झेंगुआ पर $16 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप था। इसी फू झेंगुआ पर जिनपिंग के खिलाफ राजनीतिक साजिश का शक था। 23 सितंबर को पूर्व सार्वजनिक सुरक्षा उप मंत्री सुन लिजून को फांसी की सजा सुनाई गई। सुन लिजून पर जिनपिंग को राजनीतिक चुनौती देने का आरोप था। मतलब जो इनको लगता है कि खतरा हो सकता है उसको फांसी पर टांग देते हैं। इतना डरा हुआ आदमी है। इसके अलावा $100 मिलियन की रिश्वत लेने का भी आरोप था। इन दोनों ही नेताओं को मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी दी गई, लेकिन दोनों ही नेता जिनपिंग विरोधी माने जाते हैं और दोनों ही जिनपिंग को राजनीतिक तौर पर चुनौती दे सकते थे। अब ये बोल के तो टांग नहीं सकते कि इससे मुझे डर लगता है, मुझे हटा देगा, मेरा दिल धक धक करता है इन लोगों की चुनौती सुनकर। तो जिनपिंग एक डरे हुए नेता ने क्या किया, उनको फांसी पर लटका दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, और सीधा फांसी ही दे दी कि कहीं से लौटने की कोई गुंजाइश ना रहे। जिनपिंग के लिए आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्टूबर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस आयोजित होने वाली है। 16 अक्टूबर से सीसीपी की 20वीं नेशनल कांग्रेस की बैठक शुरू होगी और यह बैठक 1 हफ्ते तक चलेगी। नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए 2296 प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया गया है। इसी बैठक के दौरान शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो जिनपिंग के समाजवादी के विचार के आधार पर चुने गए हैं और एक तरह से जिनपिंग के समर्थक ही। इसके अलावा पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा का नियम भी जिनपिंग पर लागू नहीं होता। भाई ने अपने हिसाब से तय कर लिया है कि मैं इसके अंदर नहीं आऊंगा। साथ ही अनिवार्य रिटायरमेंट की उम्र का जिक्र सीसीपी के किसी आधिकारिक रेगुलेशन या दस्तावेज में नहीं है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनकर शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि माओ त्से के बाद चीन में कोई भी नेता 3 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। शी जिनपिंग किस तरह से हमेशा डर में रहते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। चीन से बाहर निकलने पर भी जिनपिंग को डर सताता है। जिनपिंग के डर की स्थिति यह है कि वैश्विक बैठकों में जिनपिंग वर्ल्ड लीडर्स के साथ लंच या डिनर तक नहीं करते। 16 सितंबर को समरकंद में एससीओ समिट के दौरान डिनर का आयोजन हुआ। डिनर में 11 देशों के प्रमुख शामिल हुए। शी जिनपिंग कोविड का हवाला देते हुए डिनर में शामिल नहीं हुए। जिनपिंग को लगता है कि पूरी दुनिया उनको दुश्मन मानती है। उनको डर था कि डिनर में परेशान करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान भी दिखा था। ताइवान में अमेरिकी स्पीकर के आने से ही जिनपिंग डर गए। जिनपिंग ने अमेरिका और ताइवान को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। जिनपिंग की धमकी पर अमेरिकी संसद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि चीन में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और उसे देखते हुए जिनपिंग की हालत नाजुक है। जिनपिंग खुद एक डरे हुए व्यक्ति हैं जो दूसरों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2014 में जिनपिंग को इस बात का अंदेशा हुआ कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। पार्टी में ही कुछ लोग उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के करीबी शामिल हैं। जिनपिंग ने सीसीपी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर लिंग जुआ को हटा दिया, और यह डर के उदाहरण बता रहा हूं आपको उनके। लिंग जुआ चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के सलाहकार थे और काफी करीबी माने जाते थे। लिंग जुआ पर जिनपिंग के खिलाफ साजिश करने का आरोप था। 3 बड़े नेताओं के साथ मिलकर लिंग जुआ जिनपिंग को हटाना चाहते थे। इन चारों को उस समय गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। लिंग जुआ को इसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के 3 नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया और लंबी पूछताछ की गई। शी जिनपिंग को इस बात का डर भी सताता है कि उनकी हत्या की जा सकती है। 2015 में सीसीपी की बैठक के बाद यह बात सामने आई थी।
बैठक के दौरान जिनपिंग परेशान और सहमे हुए दिख रहे थे। बैठक में जिनपिंग के 2 सुरक्षाकर्मी लगातार उन्हें घेरे हुए थे। जिनपिंग को चाय देने वाली महिला की निगरानी कर रहे थे। शक था कि चाय में जिनपिंग को जहर दिया जा सकता है। 2015 में ही शी जिनपिंग ने अपनी सुरक्षा इंतजाम को और मजबूत किया। इसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहीं। जिनपिंग ने सुरक्षा अधिकारियों और बॉडीगार्ड्स को हटा दिया। रात में नींद के दौरान जिनपिंग की खास निगरानी की जाती थी। हमले से बचने के लिए जिनपिंग हर रात नए बेड पर सोता था कि पता नहीं उस बेड पर सोया हूं, यह पता रहेगा तो कहीं आकर कोई छुरा ना मार दे। इतना डरा हुआ आदमी। शी जिनपिंग के डर का कारण यह भी है कि वो एक साथ कई फ्रंट पर गिरते जा रहे हैं। सरकार के प्रति जनता में नाराजगी बढ़ रही है। कोविड मिसमैनेजमेंट से लोगों में गुस्सा है। सीसीपी में जिनपिंग से असहमति बढ़ रही है। वर्ल्ड लीडर्स जिनपिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वैश्विक संगठनों में चीन के खिलाफ घेराबंदी है। आर्थिक हालत खस्ता है, वहां पर मंदी आने के चांसेस हैं। सारी चीजें जो हैं वो वाहियात होती जा रही हैं उनके लिए। अब हम क्यों कह रहे हैं कि शी जिनपिंग किसी डर में है? ऐसा इसलिए कि जिनपिंग समरकंद से लौटने के बाद 2 हफ्ते से दिखे नहीं थे। तो ये आपको एक समरी बता रहा हूं। चूंकि 10 दिन से नहीं दिख रहे हैं, एससीओ में तनाव में नजर आ रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से तख्ता पलट की खबरें आईं, उससे भी ये बड़ा लगने लगा कि क्यों शी जिनपिंग जो हो सकता है वो डर के माहौल में हो। यह भी संभव है। चीन की आर्थिक हालत, कोविड मैनेजमेंट, सब इस वक्त जो है वो उनके ऊपर दबाव की तरह है। इस साल जून में चीन की अर्थव्यवस्था में 2.6% की गिरावट आई। ग्रोथ रेट 2.5% रह गई, जो 3 दशकों में सबसे कम है। 2022 के शुरुआती 6 महीनों में चीन में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 31 लाख छोटे बड़े उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं। 1,70,00,000 नए ग्रेजुएट छात्रों के सामने रोजगार का संकट है। चीन में फिलहाल 80 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। लगभग 4,000 बैंक बंद होने की कगार पर हैं और लोग बैंकों से पैसा नहीं निकाल पा रहे। 1990 के बाद रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मंदी चल रही है चीन के अंदर। गिरती इकोनॉमी से लोगों की आमदनी कम हुई है। लोगों के पास घरों की ईएमआई तक भरने के पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ सख्त कोविड नियमों से लोग पहले से परेशान हैं। खस्ता इकोनॉमी के बाद भी चीन जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे नहीं हटता है। अभी भी चीन में किसी शहर में कोविड मरीज मिलने पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लाखों लोग एक झटके में घर में कैद कर दिए जाते हैं। इससे भी लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। और इसीलिए जिनपिंग डरते हुए नजर आते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे नरेंद्र मोदी की तरफ दुनिया देख रही है कि यह व्यक्ति दुनिया को लीड करेगा। तो यह है चीन और भारत का फर्क। एक तरफ नरेंद्र मोदी दुनिया को लीड कर सकते हैं, यह दुनिया को लग रहा है। और दूसरी तरफ हमारे यहां के कुछ लीडर हैं, वो खुद ही अपनी पार्टी को भी नहीं संभाल पा रहे। क्या गांधी परिवार के वफादारों को ही गांधी परिवार पर अब यकीन नहीं रहा? क्या अशोक गहलोत जैसे वफादारों को भी लग रहा है कि आखिरी वक्त पर गांधी परिवार उन्हें धोखा दे देगा? अब जरा उसका चैप्टर खोलता हूं। कांग्रेस पार्टी में आज वो हो गया जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक फैसला लिया और अशोक गहलोत ने वो फैसला मानने से मना कर दिया। एक तरह से अशोक गहलोत, क्योंकि जिन लोगों ने मना किया वो सब अशोक गहलोत के खासम खास हैं, उनके करीबी हैं, उनके विधायक हैं। जिस कांग्रेस में गांधी परिवार के फैसले को पार्टी का फैसला माना जाता था, कि मतलब कह दिया गांधी परिवार ने तो हो गया, अब सोचना नहीं है, करना है, वहां गांधी परिवार के एक भरोसेमंद मुख्यमंत्री ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि सोनिया गांधी के सामने शर्तें रख दी। अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के जरिए सोनिया गांधी को शर्तों की कौन सी लिस्ट भेजी, वो जानने से पहले आप पूरी कहानी समझ लीजिए। 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के 3 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। कहा जाता है कि सारे कांग्रेसी यही चाहते थे कि राहुल गांधी जी फिर से अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन उनके मना करने के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। इसलिए गांधी परिवार ने अशोक गहलोत को चुना, ऐसा कहा जाता है। 28 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाकर यह बताना चाह रही थी सोनिया गांधी कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। लेकिन यह हो पाता उससे पहले ही कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया।
अभी यह भी क्लियर नहीं था कि वाकई अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए चुना गया था या उनकी अपनी इच्छाएं जाग गई थी। अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही गहलोत ने गांधी परिवार को अपनी ताकत दिखा दी। जिस राजस्थान में बड़े आराम से सरकार चल रही थी, दावा है कि वहां गहलोत गुट के लिए कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार चाहता था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान सीएम का पद छोड़ दें, उनकी जगह सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से राजस्थान से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। वैसे तो कांग्रेस के पास बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अशोक गहलोत को राजस्थान का सीएम रहते हुए भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति के लिए एक ही पद होगा। इसलिए अशोक गहलोत को जब कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने का ऑफर हुआ तो यह भी तय हो गया कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। मतलब वो पार्टी चलाने के लिए जो डूबती जा रही है, वो कुर्सी वो छोड़ दें जो ऑलरेडी उनके पास सुनिश्चित है और वहां सरकार वो चला रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को गांधी परिवार की के तरफ से जो ऑफर आया उस पर शक था शायद, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार अपनी सुविधा के लिए अपने ही बनाए नियमों में बदलाव करता रहा है और यह नेहरू के जमाने से हो रहा है। आपको एक हिस्ट्री का चैप्टर सुना देता हूं कि नेहरू के इतिहास के वो पन्ने जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए ऐसी ऐसी सियासी चालें चली कि आज के दौर के नेताओं की चालें भी नेहरू के सामने कमजोर लगने लगेंगी। नेहरू की चालें समझने के लिए आपको आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के 4 किरदारों को समझना होगा। इनमें एक किरदार तो खुद जवाहरलाल नेहरू हैं, इसके अलावा जेबी कृपलानी है, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तीसरा किरदार इस कहानी में पट्टाभी सीतारमैया और चौथा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन का। ये 4 किरदार और नेहरू की चाल की कहानी अब आपको सुनाता हूं। अब इन किरदार और नेहरू की चाल का इतिहास आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी कहा जाता था। उस वक्त उनकी जवाहरलाल नेहरू से बनती नहीं थी, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि सरकार के सभी फैसलों में पार्टी की राय ली जाए, जबकि कृपलानी चाहते थे कि फैसलों में पार्टी अध्यक्ष की भी राय ली जाए। इसके बाद जेबी कृपलानी कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि उसके पहले वो अध्यक्ष थे। जब ये सब हुआ उसके बाद कुर्सी गई तो फिर कभी लौटी ही नहीं। इसके बाद 1948 में जो चुनाव हुआ उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन इसमें हार गए और पट्टाभी सीतारमैया जीत गए। और वो किस कैंप के थे? नेहरू कैंप के थे। 1950 के चुनाव में भी पुरुषोत्तम दास टंडन खड़े हो गए, जो सरदार पटेल के कैंप के माने जाते थे। लेकिन नेहरू ने जेबी कृपलानी को खड़ा कर दिया, जो नेहरू और पटेल दोनों के विरोधी थे, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से पुरुषोत्तम टंडन को रोकना था, जो कि पटेल कैंप के थे। लेकिन पुरुषोत्तम टंडन को रोकने के लिए नेहरू ने उन जेबी कृपलानी को सपोर्ट कर दिया, जिनका नेहरू से टकराव हो चुका था जब कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, जो अभी आपको शुरू में बताया। मतलब जो दुश्मन था एक तरीके से, उसको आगे कर दिया कि ये रुक जाए, कम से कम पटेल कैंप का कोई ना बन जाए। लेकिन नेहरू का दांव काम नहीं आया और जेबी कृपलानी 1950 के चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन से जीत नहीं पाए। इस चुनाव के कुछ महीने बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई और नेहरू ने पार्टी में इस तरह का माहौल बना दिया कि पुरुषोत्तम दास टंडन को कुछ दिन के बाद, कुछ अंतराल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि आप पटेल नहीं थे उनको बैक करने के लिए। तो ऐसा माहौल बना दिया कि उनका इस्तीफा ही हो गया। नेहरू चाहते तो इस वक्त पर जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाते सकते थे, भाई तब खड़ा किया था ना उनके सामने, तो इतनी इच्छा थी तो बना देते तब। लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं किया और 1951 में नेहरू खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री भी थे। नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मतलब पीएम भी मैं और अध्यक्ष भी मैं, यानी वो सरकार और पार्टी दोनों की ड्राइविंग सीट पर थे। या ड्राइविंग सीट तो एक ही होगी ना, तो ड्राइविंग सीट पे भी खुद बैठे और बगल वाली सीट पे पैर भी रख दिया कि दोनों पे मैं बैठूंगा, जो बैठेगा बाकी सब पीछे बैठे। एक पद और एक व्यक्ति वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले उन्होंने ही खत्म कर दिया था कांग्रेस पार्टी में। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट जिसके बहाने या जिसके बूते कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो सीएम और अध्यक्ष नहीं रह सकते, वो खुद गांधी परिवार, राहुल गांधी के परिवार के नेहरू जी ने खुद खत्म कर दिया था एक जमाने में।
सरकार और पार्टी दोनों पर पकड़ बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के इन पैतरों से दुखी होकर जेबी कृपलानी ने कांग्रेस ही छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। इसके बाद वो 4 बार लोकसभा के सांसद भी बने और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे। नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से ठीक पहले पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे और टंडन को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कैसी कैसी चालें चली गई उसका इतिहास भी आपको बताता हूं। जो मैंने कहा ना, पुरुषोत्तम दास टंडन जब पटेल साहब का निधन हो गया तो उन्होंने ऐसा माहौल बन गया कि छोड़ दिया अध्यक्ष पद। क्या माहौल बना होगा बताता हूं। पुरुषोत्तम दास टंडन से इस्तीफा दिलवाने के लिए पहले नेहरू ने टंडन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। मतलब एक तरीके से सोचिए, कहा जा रहा था कि पटेल किसको समर्थन देते थे, वो व्यक्ति जो सांप्रदायिक था, क्योंकि टंडन उन दिनों हिंदू हितों की बात कर रहे थे। टंडन पर दबाव बनाने के लिए नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते कांग्रेस के दूसरे नेता जो CWC में थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इससे टंडन पर दबाव आ गया, बहुत दबाव में आ गए वो कि सब छोड़ रहे हैं मेरी वजह से। तो उन्होंने कहा मैं ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ देता। तो यह माहौल बना दिया गया। यानी अशोक गहलोत ने नेहरू के इतिहास से सबक लेते हुए गांधी परिवार को समझ लिया और इसलिए वो गांधी परिवार के ऑफर को मान नहीं रहे हैं और सीएम की कुर्सी पर खुद के बने रहने या फिर अपने किसी समर्थक को सीएम बनाए जाने का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह लगता होगा कि भाई पहली बात, अध्यक्ष पद के चुनाव में लास्ट मिनट में ट्विस्ट आ जाए। पता चला सब खड़े होकर कहने लगे कि नहीं नहीं बनेंगे तो राहुल जी बनेंगे वरना हम किसी को मानेंगे नहीं। तो ये क्या करेंगे, इनकी तो सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं बने, प्रियंका वाड्रा के लिए हो गया कि राहुल जी नहीं बनेंगे तो गांधी परिवार से प्रियंका वाड्रा बनेगी। तब ये क्या करेंगे, मुख्यमंत्री की तो कुर्सी चली जाएगी। इसीलिए इनके विधायक कह रहे हैं कि भैया 19 तारीख को काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह अध्यक्ष तय कर देगा। अगर बनेंगे गहलोत साहब तो तय कर देंगे। अच्छा, 1 मैन 1 पोस्ट की बात हो रही है। अरे भाई वो अध्यक्ष अभी बने कहां हैं? अध्यक्ष बनेंगे तब तो 2 पोस्ट होगा ना, लेकिन उनसे इस्तीफा पहले पोस्ट से अभी ले रहे हैं आप। सचिन पायलट को बनाने की बातें हो रही है। ये चीजें देखकर अशोक गहलोत को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उनको लग रहा है ये गांधी परिवार मेरे को धोखा देगा। ऐसा हो सकता है, शायद उनको ये लगता हो, क्योंकि नेहरू जी से लेकर चला आ रहा है। अशोक गहलोत गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्हें डर है कि अध्यक्ष बनने से पहले वो सीएम पद छोड़ दें, लेकिन अंत में राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाए। मान लीजिए ये सीएम पद छोड़वाने के लिए हो तब कि सचिन को बना दो, अब बाद में इधर खेल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत के पास न सीएम की कुर्सी रहेगी ना ही अध्यक्ष पद मिलेगा। इसलिए अशोक गहलोत चाहते हैं कि पहले अध्यक्ष का चुनाव कराओ, मुझे अध्यक्ष बनने दो, फिर राजस्थान में नए सीएम पर फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पहले गहलोत कुर्सी छोड़ दें, फिर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। गहलोत अपनी बात पर अड़ गए, गांधी परिवार अपनी बात पर अड़ गया, जिसके बाद राजस्थान में नए सीएम के चुनाव के लिए कल ही दिल्ली से 2 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा था। एक थे मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे थे अजय माकन। दोनों जयपुर पहुंचे। उनको लगा कि जैसा चलता है वैसा कह देंगे कि सोनिया गांधी चाहती है कि विधायकों की बैठक हो, बैठक में प्रस्ताव पास करके नए सीएम को चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को दे दिया जाए। ये कह देंगे, हो जाएगा काम। यहां मामला ही गड़बड़ा गया। हुआ ये कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में गहलोत गुट के विधायक आए ही नहीं। अब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कौन सी कांग्रेस की बैठक में हम आ गए जहां आला कमान ने कह दिया विधायक दल की बैठक होगी और विधायक ही नहीं आए। करीब 92 विधायक विधानसभा स्पीकर के घर पहुंच गए, दावा किया कि गहलोत समर्थक 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस सब के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द हो गई। दिल्ली से नए आए पर्यवेक्षकों ने विधायकों को 1 to 1 मिलने के लिए बुलाया कि आओ 1 to 1 बात कर लेते हैं। तो विधायकों ने इस पे भी मना कर दिया कि अकेले अकेले नहीं मिलेंगे, मिलना है तो ग्रुप बनाइए और उससे मिलिए। पता नहीं अकेले अकेले में क्या सेटिंग गेटिंग हो जाए। तो मतलब इस वक्त पूरे राजस्थान के ड्रामे में चाल अशोक गहलोत के रही है, गांधी परिवार की नहीं चल रही बॉस। और ये पहली बार शायद कांग्रेस में होगा कि गांधी परिवार ने चिट्ठी भिजवाई, मतलब फरमान भिजवाया और उधर से हो गया कि ना ले जाइए वापस, कह दीजिएगा। जयपुर में इस ड्रामे के बाद अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों के जरिए सोनिया गांधी के सामने 3 शर्तें भी रख दी। पहली कि राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक 19 अक्टूबर के बाद हो, मतलब ये तय हो जाए कि गहलोत साहब बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तब उसके बाद हो और वो अपने हिसाब से चुन देंगे। अध्यक्ष रहेंगे तो कहेंगे कि मुझे लगता है इसको बनना चाहिए, हो गया, और विधायक दल में सब अपने ही हैं।
नहीं बने तो फिर इधर रह जाएंगे अपना मुख्यमंत्री। तो पहली शर्त तो ये रख दी। इसका मतलब अशोक गहलोत के साहब के मन में डाउट है, ये लोग 19 को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि सामने अभी लड़ाई में शशि थरूर है। अब अशोक गहलोत शशि थरूर से हार जाएं तो ये तो 90% असंभव बात है, 10% तो कुछ भी हो सकता है कांग्रेस में। दूसरी शर्त, केंद्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस के सभी विधायकों से एक साथ मिले। तीसरी शर्त, सीएम गहलोत गुट से हो, यानी सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए, ये भी उन्होंने तय कर दिया। तो अब ये सारी बातें होने के बाद अब सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आला कमान न चाहे कि अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। अब वहां क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन कांग्रेस में कुछ उलट फेर, लास्ट मिनट ट्विस्ट अध्यक्ष पद के चुनाव में हो सकता है। उस पर आपको जानकारी दूंगा पाठशाला में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।